हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ रीहैशिंग के बारे में और ग्राफ की कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। डिग्री वगैरह किस तरह से निकालते हैं ग्राफ की। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम हैशिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस कॉन्सेप्ट का हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीहैशिंग के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो लेक्चर नंबर 9 है वो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो वहाँ से तब स्टार्ट करना। ये लेक्चर नंबर 10 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीहैशिंग की। तो देखो बेसिकली क्या होता है, हमने देखा था एक हमारे पास ओरिजिनल टेबल है। ठीक है, उसके अंदर कुछ कीज़ हैं। उन कीज को हम कहाँ पे लेके आ रहे थे, एक हैश टेबल के अंदर लेके आ रहे थे। ठीक है, तो हैश टेबल में वो किस तरह से स्टोर हो रही थी, दो तरीके से हो रही थी। या तो चैनिंग के थ्रू, हैशिंग चैनिंग के थ्रू, या और ओपन एड्रेसिंग के थ्रू। ये दो तरीके थे कि हमारे पास जो की है वो हैश टेबल में किस तरीके से स्टोर होगी। अब मान लिया हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल है उसमें नंबर ऑफ कीज जो है n, वो काफ़ी बड़ा है m से। अगर n काफ़ी बड़ा हो गया m, यहाँ हमने देखे थे ये नंबर ऑफ कीज हैं इन ओरिजिनल टेबल। ठीक है, जो हमें स्टोर करनी है हैश टेबल में। ये नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं इन हैश टेबल में स्लॉट्स हैं। तो हमने ओपन एड्रेसिंग में तो देखा था कि m हमेशा बड़ा ही होगा या इक्वल टू होगा n के। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा लोड फैक्टर अल्फा n अपॉन m जो होता है वो लेस दैन इक्वल टू 1 होता है ओपन एड्रेसिंग में। चैनिंग में हमारा कोलिजन भी आ सकता है, लेकिन अगर इस तरह का केस बन जाए कि n अगर बड़ा हो जाए m से, तो अगर n हमारा m से बड़ा होगा तो हम डायरेक्टली या तो चैनिंग से ही रख सकते हैं, ओपन एड्रेसिंग के थ्रू तो हम स्टोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि की ज़्यादा है, स्लॉट कम है। ओपन एड्रेसिंग में तो हर की को एक स्लॉट मिलता है, तो ओपन एड्रेसिंग के थ्रू हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। चैनिंग से करने से कोलिजन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो तरीका है वो तरीका कहलाता है रीहैशिंग। हम रीहैशिंग करेंगे। तो रीहैशिंग में क्या होता है कि हमने ये की जो है, ठीक है, एक हैश टेबल में डाल ली। अब हैश टेबल हो गई फुल, की रह गई कम, तो एक नई हैश टेबल बनाएंगे। एक नई हैश टेबल बनाएंगे डबल साइज की। ठीक है, डबल साइज की एक हैश टेबल बना ली हमने। अब इस हैश टेबल की वैल्यू इस नई हैश टेबल में डाल दो। ठीक है, ये पुरानी हैश टेबल की वैल्यू जिस ऑर्डर में थी, जिस स्लॉट पे थी, वो उसी स्लॉट के अकॉर्डिंग नई हैश टेबल में डाल दो। अब नई हैश टेबल में डाल दी तो अभी आधे स्लॉट तो इसके भर गए, आधे बचे होंगे। अब जो की है वो वापस फिर इस नई हैश टेबल में डाल दो, तो वो की इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर की और भी ज़्यादा है, इसमें भी नहीं आई, तो फिर एक नई और हैश टेबल बनाओ डबल साइज की, फिर से डबल साइज की फिर से हैश टेबल बनाओ, और इस वाली हैश टेबल की वैल्यू इसमें डालो, फिर बाकी बची हुई इसमें डालो। यही प्रोसेस रिपीट करते जाओ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीहैशिंग। ठीक है, कि बार बार एक नई हैश टेबल बना के उससे रीहैशिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है रीहैशिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम हैशिंग से रिलेटेड ही, प्रोबिंग से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन देखते हैं। ओपन एड्रेसिंग का क्वेश्चन है कि ओपन एड्रेसिंग आपको दी हुई है। इन ओपन एड्रेस हैश टेबल आपको अपर बाउंड ऑन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल सर्च के बताने हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सर्च क्या होंगे, लोड फैक्टर अगर आपको दिया हुआ हो। ठीक है, मान लिया एक अल्फ़ा दिया हुआ है, लोड फैक्टर 3/4 दिया हुआ है, और आप ओपन एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको लोड फैक्टर 3/4 दिया है, ओपन एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं।
तो आपको ओपन एड्रेसिंग के अकॉर्डिंग की आपने स्टोर कर दी। देखो बेसिकली 3/4 लोड फैक्टर का मतलब क्या है, हैश टेबल में 4 स्लॉट है, इनमें से किन्हीं 3 स्लॉट पे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 5, 8, 7 ऐसे लिखा। तो आपको इनमें से कोई वैल्यू सर्च करनी है। तो वैल्यू को सर्च करने के लिए जैसे 5 ही सर्च करना हो, 8 सर्च करना हो, 7 सर्च करना हो या 10 सर्च करना हो, जो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सर्च करने के लिए आपको बताना है कि अगर अनसक्सेसफुल रहे आपका सर्च, ठीक है, तो उसके कितनी नंबर ऑफ प्रोब्स हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, और सक्सेसफुल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपको बताना है। तो पहले हम अनसक्सेसफुल की निकाल लेते हैं। अनसक्सेसफुल सर्च के लिए नंबर ऑफ प्रोब्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोब्स होते हैं 1/1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो 1/1 माइनस अल्फ़ा होंगे। तो यहाँ पे 1/अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4, यानी 4 आंसर आ जाएगा। 4 प्रोब्स जो हैं अनसक्सेसफुल सर्च पे लगेंगे। अगर सक्सेसफुल सर्च हो तो कितने प्रोब्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि 4 प्रोब्स हैं, मतलब हमारे पास पहला ये सर्च है, ये सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल है, पहली बार में सक्सेसफुल आ सकता है, लेकिन 4 प्रोब्स में, ठीक है, ये प्रोब्स है, प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रोब्स आपके अनसक्सेसफुल सर्च के लिए लग रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुल सर्च के लिए हम निकालते हैं कितने प्रोब्स होंगे, ठीक है। तो वो प्रोब्स हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो वो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। सक्सेसफुल सर्च की जब हम बात करते हैं तो सक्सेसफुल सर्च का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोब्स निकालने के लिए सक्सेसफुल सर्च पे ऑन सक्सेसफुल सर्च नंबर ऑफ प्रोब्स, ये होते हैं 1/अल्फ़ा ln, मतलब लोग निकालना है आपको बेस ई पे। देखो लोग में क्या होता है, अगर ln दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है लोग ई, लोग बेस ई, मान लिया ln ए दे दिया तो लोग ए बेस ई, अगर lg ए दे दिया तो इसका मतलब होता है लोग ए बेस 2, lg का मतलब होता है बेस 2, ln का मतलब होता है बेस ई, और अगर लोग ही लिखा हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ बेस दिया होगा, लोग ए बेस बी, और अगर कैपिटल लोग दिया हुआ है, लोग 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है लोग बेस 10 पे। लोग 10 ए दे दिया तो मतलब लोग ए बेस 10 हो गया। तो यहाँ पे ln होता है, यहाँ पे उसके बाद 1/1 माइनस अल्फ़ा। 1/1 माइनस अल्फ़ा हमने अभी निकाला था, 4 आया था, अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 है जब, तो ये 1/3/4 और यहाँ पे ln 3/4 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 4/3, और ln यहाँ पे हो गया हमारा 4 हो जाएगा, जो अभी हमने लास्ट उसमें निकाला है। तो ln 4 की वैल्यू होती है 1.38, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.85, इतने प्रोब्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुल पे सर्च पे और अनसक्सेसफुल सर्च पे प्रोब्स निकाल सकते हो, कितने प्रोब्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड है, एक ग्राफ विद ऑल वर्टिसेस having equal degree is known as ठीक है, कि एक ग्राफ है जिसमें सारी की सारी वर्टेक्स जो हैं वो इक्वल डिग्री की है, हर वर्टेक्स की डिग्री इक्वल है, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मल्टीग्राफ, बी ऑप्शन में दिया हुआ है रेगुलर ग्राफ, सी ऑप्शन में दिया हुआ है सिंपल ग्राफ, और यह आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट ग्राफ।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको सबसे पहले पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है किसी ग्राफ की। तो कोई भी ग्राफ है अगर हमारे पास, तो उस ग्राफ की डिग्री क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो ग्राफ में जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की हम डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ, तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया कोई ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है और ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी और ये वर्टेक्स है सी। तो इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक एज जा रहा, इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक एज जा रहा, ठीक है। तो इस वर्टेक्स ए की डिग्री आपको बतानी है, तो डिग्री होती है कि इस वर्टेक्स के एडजेसेंसी में कितनी एजेस हैं, नंबर ऑफ एजेस, यानी इस वर्टेक्स से कितनी एज टच कर रही हैं वो इसकी डिग्री हो गई। तो कितनी एज है इसमें, 2 एज है, तो ए की डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ऐसे बी से कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सी की कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी हो गई 1। अगर मान लिया लूप आ गया, किसी वर्टेक्स पे लूप है, तो उसको 2 बार काउंट करेंगे, लूप को 2 बार काउंट करेंगे। अब देखो जैसे मान लिया एक ग्राफ है, इस तरह से दिया हुआ है आपको ग्राफ, ये ग्राफ मान लेते हैं हम, एक हमको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये वर्टेक्स इससे कनेक्ट है, ये वर्टेक्स इससे कनेक्ट है, ये वर्टेक्स यहाँ पे कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है, ठीक है। और हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे एक लूप भी बना दिया है। ये ए बी सी डी ई ये है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, एफ और जी, ठीक है। तो अब आपको इन वर्टेक्स की डिग्री बतानी है क्या है। तो देखो ये वाली जो वर्टेक्स है ए, तो इस वर्टेक्स से एक एज जा रही है, तो इसकी डिग्री होगी 1। ये वर्टेक्स है बी, इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि एक एज ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसकी डिग्री होगी 3। ये वर्टेक्स है सी वाली, इसकी डिग्री हो गई 3। ये वर्टेक्स है डी, इसकी डिग्री हो गई 2। ये देखो यहाँ पे वर्टेक्स ई है, तो 1 2 3, 3 ये हो गई और 2 ये हो गई, हमारी लूप बन रहा है तो 2 ये मानेंगे, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। यहाँ पर एफ की डिग्री हो जाएगी 2 और इससे कोई भी एज कनेक्ट नहीं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो इस ग्राफ में जो मिनिमम डिग्री है वो डिग्री है आपकी 0 और जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री है आपकी 5, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ है हमारे पास, उसकी वर्टेक्स की डिग्री हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारी की सारी वर्टेक्स की डिग्री सेम है। अगर ऑल वर्टिसेस हैविंग सेम डिग्री, तो वो ग्राफ जो है रेगुलर ग्राफ कहलाता है, उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा था कि अगर किसी ग्राफ की सारी वर्टेक्स बराबर डिग्री रख रही हो, इक्वल डिग्री रख रही हो, तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, तो उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो बात हुई हमारी अगर ग्राफ हमारा अनडायरेक्टेड है। अगर ग्राफ डायरेक्टेड हो गया, ठीक है, मतलब उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग एजेस हो रहे हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे। जैसे मान लिया अगर हमारा ग्राफ है ये 1 2 3 और 4, ये वर्टेक्स है, इससे इधर एक एज जा रही, इधर एक एज जा रही, यहाँ से यहाँ पे एक एज जा रही, इधर से यहाँ पे एक एज जा रही, इधर से यहाँ पे एक एज जा रही, ठीक है। तो अब हमें पता करना कि इसमें कितनी डिग्री होंगी। तो देखो डिग्री जो होती है किसी भी वर्टेक्स की, वही है कि उससे कितनी एज टच हो रही है। जैसे ये है 1, तो 1 की डिग्री होगी 2, 2 है 2 की डिग्री भी होगी 2, 3 है 3 की डिग्री होगी 4 और 4 है उसकी डिग्री हो गई 2, ठीक है। अब इसमें जो डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ की
सिचुएशन में, ठीक है, हमारे पास एक तो डिग्री तो होती है ग्राफ की, डिग्री के साथ साथ इन डिग्री भी होती है वर्टेक्स में, इन डिग्री और आउट डिग्री भी होती है। तो इन डिग्री आउट डिग्री मतलब इनकमिंग एज कितने हैं किसी वर्टेक्स पे, और आउट डिग्री मतलब आउट गोइंग एज कितने हैं। जैसे 1 है, 1 की अगर हम इन डिग्री की बात करें तो इन डिग्री इसकी 0 है, और आउट डिग्री की बात करें तो आउट डिग्री 2 है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एज नंबर वर्टेक्स 2 की, तो उसकी इन डिग्री जो है वो 2 है और आउट डिग्री जो है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरह से इन डिग्री और आउट डिग्री होती है। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ ए ग्राफ, चाहे वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, ये तो वर्टेक्स की डिग्री की बात है। अगर ग्राफ की डिग्री पूछी जाए तो ग्राफ की डिग्री उसके सारी वर्टेक्स की डिग्री की सम होगा, सारे वर्टेक्स की डिग्री का सम होगा। जैसे 1 है, 1 की डिग्री की बात हो रही है, यहाँ इन और आउट की मतलब नहीं। 1 की डिग्री 2 है, 2 की डिग्री भी 2 है, 3 की डिग्री 4 है, 4 की डिग्री 2 है, तो टोटल डिग्री कितनी होगी 10। तो इस ग्राफ की डिग्री हो गई हमारी 10। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टेड ग्राफ है तो वो हो जाएगा। इन डिग्री क्या है, इन डिग्री मैक्सिमम इन डिग्री या मिनिमम डिग्री। ठीक है, अगर ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम पूछी तो जो भी किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम या मिनिमम है वो हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ की डिग्री के बारे में पता कर सकते हैं, ग्राफ की हो या उसकी वर्टेक्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ए ग्राफ हैविंग 7 वर्टेक्स। एक ग्राफ है उसमें 7 वर्टिसेस हैं। ठीक है, ग्राफ है 7 वर्टिसेस, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे आपको बताने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो देखो, अगर कोई ग्राफ है, मान लिया इस तरीके से कोई ग्राफ है ABC, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हम जब इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालते हैं तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया भी था पीछे की वीडियो में कि ABC इस तरह से लिख लेंगे और ABC इस तरह से लिख लेंगे। जितनी हमारी वर्टेक्स होती हैं उतने ही रो और उतने ही कॉलम होते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो A से A पे जा सकते हो आप, नहीं, यहाँ पे लूप नहीं है। A से B पे जा सकते हो, नहीं जा सकते। C पे जा सकते हैं, B से B पे नहीं जा सकते, B से A पे नहीं जा सकते, B पे नहीं जा सकते, C से पे जा सकते हो, C से C पे नहीं जा सकते, A पे जा सकते हो, B पे जा सकते हो। तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बेसिकली कितने एलिमेंट होंगे, जब जितनी वर्टेक्स है उतने ही रो हैं उतने ही कॉलम है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो भी 7 है, कॉलम भी 7 है, क्योंकि 7 वर्टेक्स दी हुई है यहाँ पे, तो टोटल 49 एलिमेंट्स हो जाएंगे एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिलेटेड। उसमें कहा है कि अगर हमारे पास a x+3 y+3 एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन आपको दिए हैं x = 3, y = 5। ऑप्शन सेकंड है x = 3, y = 3। ऑप्शन सी है x = 5, y = 5, और ऑप्शन डी है x = 5, y = 3। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बताई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 लिखी तो ये हो गया a 6, और y की वैल्यू 5 लिखी तो 8 हो गया पहले वाले ऑप्शन से। तो ये गलत होगी, ये तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं बनी। दूसरा ऑप्शन देंगे तो a 6 हो गया, y की वैल्यू भी हमने यहाँ पर 3 रखी हुई है, यहाँ पे जो है ये 5 है, सॉरी क्वेश्चन में
x+3 और y+5, तो 5 रखी तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ये, तो 10 हो जाएगा तब भी ये लगे। इस वाली कंडीशन में देखा x=3 रखा तो 6 हो गए और यहाँ पे 8 हो गए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे रखा तो ये 8 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 10। x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी तो 8 और यहाँ पे 5 रखी तो 10, तो ये भी एडजेसेंसी नहीं बनी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनी। यहाँ पे रखा x की वैल्यू 5 रखी तो 5+3 8 हो गया, y की वैल्यू 3 रखी तो 3+5 8 हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। तो x और y की वैल्यू जो होंगी हमारी x=5 और y=3 होगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ एडिशनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के और ग्राफ के क्वेश्चंस थे। उससे पहले हमने हैशिंग वगैरह के पढ़े। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स के लेक्चर थे जो हमारे हो गए। बाकी कोई भी आपको डाउट्स वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हों, वो आप हमसे मेल वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।